नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंचायत और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुनर्गठन से सरकार पर धांधली का आरोप लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, गहलोत साहब कान खोलकर सुन लें, बीजेपी कांग्रेस की तरह ओछी हरकतें नहीं करती है। दिलावर ने डोटासरा पर 1705 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तो पुनर्गठन के नाम पर हिंदुओं के बड़े और मुसलमानों के छोटे वार्ड बनाए। हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार में सीएम ने किसी भी मंत्री विधायक को लूट के लिए खुला नहीं छोड़ा है कि जितना लूट सको लूट लो। गहलोत राज में अली बाबा 40 चोरों की सरकार थी। उन लोगों ने प्रदेश को खूब लूटा। आज वे स्वयं देख रहे हैं कि उनके आरपीएससी सदस्य जेलों में हैं, उनके मंत्री जेल में हैं, वहीं अब और जेल जाने वाले हैं। रोहतक जिले की सुनारिया जेल में हत्या व दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 9 अप्रैल को 21 दिन की पैरोल मिली थी। गुरमीत राम रहीम 21 दिन सिरसा डेरे में रहने के बाद वापस लौट गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा से राम रहीम सुनारिया जेल में वापस गए। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को इससे पहले 2 जनवरी 2025 को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जिसमें से 10 दिन सिरसा डेरा तो 20 दिन बरनावा यूपी में बिताए थे। लेकिन इस बार 21 दिन की पैरोल के दौरान सिरसा डेरे में ही रहे और अनुयायियों से मुलाकात की, साथ ही डेरे का स्थापना दिवस मनाया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अब तक 13 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन का हकदार मानकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की फैमिली पेंशन शुरू करें। शिक्षा विभाग ने जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश सुमन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में सुमन ने कहा कि उसके पिता अजमेर में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान अक्टूबर 1987 में उनका निधन हो गया। सरकार ने याचिकाकर्ता की मांग को फैमिली पेंशन जारी की। जनवरी 2017 में याचिकाकर्ता की मां की भी मौत हो गई। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता का पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद से वह माता पिता के साथ रहती थी। मां के निधन के बाद उसने साल 2019 में फैमिली पेंशन के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन विभाग उसका निस्तारण कर रहा है। नीट यूजी 2025 परीक्षा 4 मई को आयोजित की जा रही है। परीक्षा नजदीक आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। ठगों ने पेपर लीक करने का झांसा देकर ठगी शुरू कर दी। परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर कथित पेपर लीक प्राप्त करने से संबंधित सूचनाओं ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। ठगी से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय से डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्र व अभिभावकों को ऐसे ठगों से सावधान रहने की सलाह देते हुए बताया कि परीक्षा की प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित और गोपनीय है। पेपर लीक होने की कोई संभावना नहीं है। ठगों ने सोशल मीडिया टेलीग्राम पर कथित पेपर लीक के नाम पर धोखाधड़ी के लिए चैनल बना लिया। इसमें 20,000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। इस पर 50 से 70,000 में पेपर देने का दावा कर रहे हैं। इस तरह से ठगों से बचना चाहिए। बांसवाड़ा के यस बैंक के डिप्टी बैंक मैनेजर और पूर्व बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर देश भर में करीब 12 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड फरार है। बैंक कर्मियों ने मास्टरमाइंड के लिए बैंक में इनएक्टिव अकाउंट्स की व्यवस्था की। साइबर ठगी से आने वाले रुपए को इन्हीं खातों में जमा करवाया। ये रुपए डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के जरिए ठगे जाते थे। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि 12 करोड़ 8 लाख रुपए की साइबर ठगी के आरोप में यस बैंक के डिप्टी मैनेजर 28 वर्षीय मेघनेश जैन और पूर्व के बैंक कर्मी 30 वर्षीय दिव्यांशु सिंह को गिरफ्तार किया है। वही गढ़ी परतापुर निवासी 28 वर्षीय मास्टरमाइंड अमन कलाल फरार है, जिसे पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों ने कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात के लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे भाखड़ा नहर से पानी के विवाद के बीच भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी ने भाखड़ा डैम के डायरेक्टर इंजीनियर आकाशदीप सिंह को हटा दिया है। वह पंजाब के कोटे से बीबीएमबी में तैनात थे। उनकी जगह अब इंजीनियर संजीव कुमार को डायरेक्टर रेगुलेशन लगाया गया है।
संजीव हरियाणा के कोटे से बोर्ड में नियुक्त हैं। संजीव इससे पहले डैम सेफ्टी के डायरेक्टर थे। उनकी जगह पर इस डैम सेफ्टी के डायरेक्टर पद पर आकाशदीप को नियुक्त कर दिया गया है। ऑर्डर में दावा किया गया है कि यह फैसला आकाशदीप की ही मांग पर किया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। वहीं हालात देख पंजाब सरकार ने नंगल डैम की सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां डीआईजी की अगुवाई में पुलिस तैनात कर दी गई है। हरियाणा को ज्यादा पानी देने से रोकने के लिए सरकार और भी कदम उठा सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के करीब 20 लाख स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। ताज़ा रिपोर्ट की माने तो आरबीएसई की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। माना जा रहा है कि सीबीएसई के 10वीं 12वीं के परिणाम मई में जारी होंगे। वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कला, वाणिज्य, विज्ञान के नतीजे मई और 10वीं का परिणाम मई अंत तथा जून में जारी होगा। सीबीएसई की परीक्षा में देश में करीब 43 लाख और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। बता दें कि इस बार 8,91,190 विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी। वहीं 10,96,085 विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी। पंजाब के लुधियाना में चंडीगढ़ रोड स्थित गांव साहिबाना के पास गैंगस्टरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले गैंगस्टर पुनीत बैंस के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। पुलिस उसी मामले में हमलावरों की तलाश कर रही थी। गैंगस्टर बिना नंबर की एक्टिवा पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही पुलिस टीम ने बदमाशों को घेरा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस कर्मियों ने भी अपने बचाव में फायरिंग की। घायल गैंगस्टर की पहचान कुख्यात गैंग लांडा के सदस्य के रूप में हुई है। पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। आरोपी के पास से एक अवैध हथियार, कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी ने थाना डिवीजन नंबर 2 के इलाके में गैंगस्टर पुनीत बैंस के घर पर फायरिंग की थी। मामले में एक अन्य आरोपी अक्षय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड इलाके में देर रात पुलिस ने एक लॉज पर छापेमारी की। सुशाम लॉज से 7 युवतियों को थाने लेकर आई। एसआई दीपेंद्र ने बताया कि सूचना मिली थी कि सुशाम लॉज में अनैतिक गतिविधियां होती हैं। लॉज में युवतियां मौजूद हैं। सूचना पर लॉज पहुंचे जहां पर 7 युवतियां मिली, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य लॉज में होता हुआ नजर नहीं आया। सभी युवतियों को पूछताछ के लिए नयापुरा पुलिस थाने लेकर आए। यहां सभी युवतियां हाडोती संभाग की हैं। एसआई दीपेंद्र ने बताया कि बस स्टैंड इलाके में बने होटल पर अक्सर चेकिंग करते रहते हैं। इन सभी युवतियों को पूछताछ के आधार पर लेकर आए कि कहीं यह पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली तो नहीं है। सभी से पूछताछ की गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरव्यू का दूसरा चरण 5 मई से शुरू होगा। इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग की उप सचिव चित्रा जैनानी ने बताया कि द्वितीय चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 5 मई से 16 मई 2025 तक किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से इंटरव्यू लेकर डाउनलोड कर लें। ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फार्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की 2 प्रतियां एवं संलग्न दस्तावेजों की 1 प्रति स्व हस्ताक्षरित के साथ साक्षात्कार के समय आयोग में प्रस्तुत करें। साक्षात्कार पत्र आयोग द्वारा ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे। जोधपुर के निकटवर्ती नारवा गांव में रिंग रोड होते हुए रामदेवरा की तरफ जा रही एक क्रूजर गाड़ी अचानक टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार एक महिला की मौत हो गई। इस गाड़ी में गुजरात के अंबाजी निवासी एक परिवार के 13 लोग रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे। सूरसागर थाना अधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि गुजरात के अंबाजी निवासी मोमेंद्र भाई पटेल और उनके परिवार के कुल 13 सदस्य क्रूजर गाड़ी से रामदेवरा जा रहे थे। गाड़ी उनका छोटा भाई चला रहा था। वे नारवा गांव से गुजरने वाले रिंग रोड पर पहुंचे ही थे, तभी चालक साइड का पिछला टायर तेज आवाज के साथ फट गया और तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे 2-3 बार पलट गई। हादसे में पीछे की तरफ बैठी 51 वर्षीय लक्ष्मी बेन की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।